हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट सेकंड के राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में दिए गए चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य का अध्ययन कर रहे थे। थोड़ा सा मैं पूर्व का आपको थोड़ा हिंट दे दूं कि हमने क्या क्या कर लिया। इससे पूर्व वाले वीडियो में आप जो है रासायनिक साम्य का क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि साम्य को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से ला शीतलय नियम का उपयोग जो है अधिकतम उत्पाद प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, इन सब का हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में भी देख रहे हैं कि ला शीतलय नियम में किस प्रकार से कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को बढ़ाने से उत्पाद की मात्रा बढ़ जाती है या उत्पाद को हटा देने से अभिकारक जो है वो उत्पाद में तेज़ी के साथ में बदलता है। तो कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अभिक्रिया फॉरवर्ड रिएक्शन या अग्र अभिक्रिया को तेज़ करते हैं। इसी तरह से हमने अक्रिय गैस को यदि साम्यावस्था पर मिलाया जाता है तो किस प्रकार से स्थिर आयतन पर तो जो है इसका कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है, परंतु वही एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो अक्रिय गैस मिलाने पर साम्यावस्था जो है वो बढ़े हुए आयतन की दिशा में विस्थापित हो जाती है। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने जो है जो फिज़िकल इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश होता है, जैसे कि वाटर मतलब सॉलिड, आइस और लिक्विड के बीच में, इसी तरह से जल और जलवाष्प के बीच में, आयोडीन और आयोडीन गैस के बीच में, तो ये जो पोटेशियम क्लोराइड और वाटर के साथ में जब इसे डिज़ोल्व किया जाता है तो जो सॉल्वेटेड KCl बनता है, इनके बीच में जो एक तरह का फिज़िकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है वह भी ला शीतलय के नियम का उपयोग करके उनको उनका कारण बताया जा सकता है। जैसे कि बर्फ़ का गलनांक जो है दाब बढ़ाने से घटता है और वहीं जल का क्वथनांक दाब बढ़ाने से बढ़ता है। इसके अतिरिक्त जो जल के अतिरिक्त अन्य ठोस हैं, जब गलनांक बढ़ाते हैं तो वो बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्यों जल का गलनांक दाब बढ़ाने से घटता है, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो सामान्यतः जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, परंतु बर्फ़ के केस में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो क्योंकि उसके बीच में एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अपन ने बात करी थी कि जो फ्री एनर्जी चेंज है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो होता है, वो किसी भी अभिक्रिया का होना या नहीं होना, उसके बारे में भी हमें प्रथम दृष्टया हमें उसका ज्ञान मिल जाता है कि जिन रिएक्शंस में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन नेगेटिव होता है, मतलब कि डेल्टा G का मान नेगेटिव होता है, मुक्त ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति में अभिक्रिया स्वतः होती है। तो उन रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्वतः प्रवर्तिता रिएक्शन अभिक्रियाएं या उन्हें नेचुरल रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्रकृति में जो रिएक्शंस हो रही हैं वो उसके लिए हमें कोई बाहर से कोई फैक्टर लगाना नहीं पड़ रहा है, या मैं कहूँगी कि वो रिएक्शन चूँकि स्थायित्व की तरह जा रही हैं इसलिए वो स्वतः हो रही हैं। तो इन रिएक्शन में किस प्रकार से जो है केमिकल इक्विलिब्रियम हमें काम आता है, और इसके लिए जो थ्योरम बनाया गया वो था वॉन हॉफ्स थ्योरम। तो कई बार आपसे एग्ज़ाम में वॉन हॉफ्स थ्योरम के नाम से भी पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है उसके लिए किस प्रकार से समीकरण का व्युत्पन्न किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में मैंने बताया था कि N1 molecules of A react with N2 molecule of B gives M1 molecule of C plus M2 molecule of D। इसमें हमने देख लिया था कि जो G0A, G0B
या जिसके ऊपर भी शून्य लगा है वो हमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के बारे में बता रहा है। और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कब होती है? जबकि एक वायुमंडलीय दाब रखा जाता है, मानक दाब रखा जाता है। तो उस स्थिति में जो जी का मान है वो G0, जो सी का मान है वो G0 के बराबर हो जाता है, जिससे कि मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा कहा जाता है। तो A, B, C, D मतलब कि A और B रिएक्टेंट और C और D प्रोडक्ट, इन सब की जो मानक ऊर्जा है वो हमने इसमें दिखा रखी है। इसी तरह से जो मुक्त ऊर्जा जो GA, GB, GC और GD जो है वो क्रमशः मुक्त ऊर्जाएं हैं, जबकि प्रेशर का मान PA, PB, PC और PD है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसे प्रकट किया जाता है। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उस समय रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है डेल्टा जी का मान समेशन ऑफ जी प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ जी रिएक्टेंट के बराबर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट। अब इसका मान निकालने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि जी क्या है। जी क्या है? तो जी प्रोडक्ट क्या है? तो जी प्रोडक्ट इज इक्वल टू M1 इंटू जी सी के प्लस M2 इंटू जी डी के बराबर है। इसी प्रकार से जो रिएक्टेंट है वो क्या है? N1 इंटू जी ए प्लस N2 इंटू जी बी के बराबर है। चूँकि इन दोनों का अंतर ही मुक्त ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताएगा, तो हमने क्रमशः प्रोडक्ट के में से रिएक्टेंट को माइनस कर दिया है। अब हम इन सब का मान रखेंगे जो हमने ऊपर मान लिखे हुए हैं। मान रखने के बाद में जब उसको और सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू M1 G0C प्लस M2 G0D माइनस जो रिएक्टेंट के जो एनर्जी है वो प्लस RT ln PC इंटू PD टू द पावर M2 PA टू द पावर N1 इंटू PB टू द पावर N2। तो ये हमारे पास में मान आ जाएगा। इन सब का मान रखने पर कुल मिलाकर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln PC M1 इंटू PD M2 अपॉन PA N1 इंटू PB N2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो डेल्टा जी का मान है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन मतलब कि डेल्टा जी का मान 0 है, अर्थात अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया जब समान है तो उस स्थिति में जो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन जो है, परिवर्तन की बात कर रही हूँ मैं, डेल्टा जी की बात कर रही हूँ, उसका जो अंतर है वो क्या होगा? शून्य होगा। तो शून्य इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln PC to the power M1 into PD to the power M2 upon PA to the power N1 into PB to the power N2 हो जाएगा। और जब हम इसे डेल्टा G0 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वो हमारे पास में माइनस डेल्टा G0 की वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि आपने पहले भी करा है कि जो PC टू द पावर M1 और ये वाला जो फैक्टर है दिस इज़ इक्वल टू KP, तो KP से हम इसे रिप्लेस कर देंगे और अब हमारे पास में जो कंप्लीट रिएक्शन बनकर आई है जिसे हम वॉन हॉब्स इक्वेशन कहते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT ln KP प्लस RT ln PC टू द पावर M1 इंटू PD टू द पावर M2 अपॉन PA टू द पावर N1 इंटू PB टू द पावर N2। यदि हम समीकरण को वापस से पुनर्व्यवस्थित करें तो माइनस डेल्टा जी का मान जो है वो उसके बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन को कहा जाता है वॉन हॉब्स आइसोथर्म। ठीक है, वॉन हॉब्स आइसोथर्म इसे कहा जाता है और इससे हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डेल्टा जी का मान है वो हमें रिएक्शन यदि धनात्मक है, ठीक है, अर्थात लॉग Kp का मान या Kc का मान 1 से कम है तो अभिक्रिया जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन में स्वतः प्रवर्तित होगी। मतलब कि बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि अग्र अभिक्रिया धीमी और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट होगी।
इसलिए साम्यावस्था पर उत्पाद की सांद्रता कम हो जाएगी और अभिकारक की सांद्रता अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो हमें कहने का कोई भी तरीका हम काम में ले सकते हैं। इसी तरह से यदि डेल्टा जी का मान यदि नेगेटिव है तो इसका मतलब कि जो के सी का मान है, लॉग के सी जो है वो धनात्मक है, अर्थात के पी और के सी का मान 1 से अधिक है। और जब यह 1 से अधिक होगा मतलब कि रिएक्शन में जो उत्पाद की ऊर्जा है वो कम है अभिकारक की ऊर्जा से, अर्थात रिएक्शन स्थायित्व की तरफ जा रही है, अर्थात अग्र अभिक्रिया और जो अग्र अभिक्रिया है वो फास्ट होगी, अर्थात साम्यावस्था पर उत्पाद की सांद्रता अधिक होगी और अभिकारक की सांद्रता कम होगी। तो इस प्रकार से जो है दो परिस्थितियां संभव हैं, एक तो जब डेल्टा जी का मान धनात्मक है और दूसरा डेल्टा जी का मान जब ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से आज आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और जो फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशन है के पी के सी और जी के बीच में जो रिलेशन है कि कब के पी के सी का मान जब 1 से अधिक होता है तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है, और जब इसका मान 1 से कम होता है तो डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है। जब डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है तो जो है अभिकारक की मात्रा अधिक रहती है और उत्पाद की मात्रा कम रहती है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है, और जब ऋणात्मक होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होती है। तो इस प्रकार से आज हमने इसका अध्ययन किया। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको रिएक्शन आइसोकोर के बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार से जो रिएक्शन आइसोकोर है उसको हम निकाल सकते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।